बजे। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आईईडी बम धमाका, हादसे में 2 जवान शहीद, 3 घायल। अयोध्या में 70 एकड़ नहीं, अब 107 एकड़ में होगा राम मंदिर परिसर, ट्रस्ट ने खरीदी जमीन। महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 10,000 के करीब नए केस आए सामने। केरल में भी कहर ढा रहा कोरोना। और चौथे व आखिरी टेस्ट मैच में लड़खड़ाई इंग्लैंड की टीम, 30 रनों पर गिरे 3 विकेट। कप्तान जो रूट भी पहुंचे पवेलियन। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल में बम रखने की कॉल के बाद खाली करा लिया गया है। दरअसल सीआईएसएफ ने ताजमहल से अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया है। जानकारी दे दें कि पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई है और इस बीच ताजमहल के मेन गेट पर पर्यटक डटे हुए हैं। हालांकि अंदर मॉक ड्रिल चलाने की बात कही जा रही है और इस बीच बताया जा रहा है कि किसी ने पुलिस को ताजमहल में बम होने की सूचना दी थी। वहीं तुरंत पुलिस के आला अधिकारी ताजमहल के बाहर पहुंच गए हैं। वहीं जानकारी दे दें आपको कि ताजमहल के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। वहीं पर्यटकों को बाहर निकाला गया है और फिलहाल ताजमहल के बाहर पुलिस और अंदर सीआईएसएफ की ओर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति ने फोन किया था, वो बता रहा था कि तोता की ताल राजा लोहा मंदिर क्षेत्र से बोल रहा है और सैनिक भर्ती में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसकी भर्ती उसमें नहीं हुई है। ताजमहल पे बम रखा गया है जो कुछ देर में ही फूट जाएगा। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सीओ सदर के नेतृत्व में ताजमहल के आसपास छानबीन की जा रही है। सीआईएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं अब ताजमहल को बम से उड़ाने का कॉल आया है और इस बीच जानकारी दे दें आपको कि दरअसल सीआईएसएफ ने ताजमहल से अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया और इसे लेकर पर्यटकों और सीआईएसएफ के जवानों के बीच नोकझोंक भी हुई है। और बता दें आपको कि ताजमहल के मेन गेट पर पर्यटक डटे हुए हैं और हालांकि अंदर मॉक ड्रिल चलाने की बात कही जा रही है और इस बीच बताया जा रहा है कि किसी ने ताजमहल को बम होने की सूचना दी थी और इस बीच ये जानकारी पुलिस को दी गई है। वहीं तुरंत पुलिस के आला अधिकारी ताजमहल के बाहर पहुंच गए। तो वहीं इस बीच ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। ताजमहल के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं और वहीं जो पर्यटक हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल ताजमहल के बाहर पुलिस और अंदर सीआईएसएफ जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आदित्य जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे कि आगरा में ये ताजमहल पर बम होने की कॉल आई थी, क्या लग रहा है आपको कि किसकी कॉल हो सकती है ये? जी बिल्कुल साधना, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कॉल जब ताजमहल में 112 नंबर पर दी गई थी तो उस वक्त हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक जो है फैजाबाद का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है जिस तरीके से युवक से जब जांच पड़ताल की गई, उससे पूछताछ की गई तो बताया गया था कि युवक जो है वो भर्ती किसी प्रकार से रद्द हो गई, जिस कारण से नाराज था। वो नाराजगी जताते हुए उसे 112 पर कॉल कर फर्जी सूचना दी। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और कड़ी पूछताछ फिलहाल अभी उससे की जा रही है। जी साधना जी, तो फिर फिलहाल पुलिस और सीआईएसएफ जो जवान हैं वहां इस मामले को देखते हुए क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बताएं जिस तरीके से पहले सूचना जब वहां पर पहुंची, पूरे ताजमहल को खाली करा दिया गया, दोनों गेटों को वहां पे बंद करा दिया गया था। हालांकि आसपास की दुकानों तक को वहां पे बंद करा दिया गया था। फिलहाल
सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई थी। वहां पर हर तरीके की जांच के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस को अभी सांस लेने का मौका मिला है। जैसे ही सूचना मिली थी पुलिस को कि जो युवक है जिसे फर्जी सूचना दी है उसे फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। जी साहब जी, तो फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि बताया गया कि वहां जो पर्यटक घूमने के लिए आए हुए थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। जी बिल्कुल, फिलहाल बताया अगर वहाँ अभी ताजा अपडेट की बात की जाए तो वहाँ के जो पर्यटक थे और वहाँ स्थानीय पुलिस की सीआईएसएफ की उन्होंने राहत की सांस ली है। जिस तरीके से जब उनको पता चला कि ये फर्जी सूचना थी तो उन लोगों को एक राहत की सांस लेने का अवसर मिला। जी चलिए आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल में बम रखने की कोल के बाद खाली करा दिया गया है। तो वहीं ये भी एक नया मोड़ सामने आया है कि ये कोल फर्जी थी, जहां सीआईएसएफ के जवानों ने अचानक पर्यटकों को बाहर निकाल दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कुछ मुहावरों के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को बीते दिन अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के ठिकानों पर हुई रेड से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बीच जानकारी दे दी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुछ मुहावरे उंगलियों पर नचाना केंद्र सरकार ये आईटी, सीबीआई, ईडी के साथ करती है। भीगी बिल्ली बनना यानी केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर तीखे वार किए जा रहे हैं, और फिर चाहे चीन का मसला हो या फिर अर्थव्यवस्था से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो। वहीं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के होयात गांव के वन क्षेत्र में गुरुवार को आईडी बम धमाका हुआ है। जानकारी दे दें आपको कि 2 जवान शहीद हुए हैं इसमें, जबकि 3 घायल हो गए हैं। और यह धमाका आज सुबह 8:45 पर हुआ, जहां शहीद जवान झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के थे। जानकारी ये भी दे दें कि धमाके में झारखंड जगुआर ऑफ स्टेट पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और इसके अलावा सीआरपीएफ की 197 बटालियन का भी एक जवान घायल हो गया है। और ये जानकारी सीआरपीएफ ने दी है। वहीं झारखंड पुलिस का कहना है कि आईडी को नक्सलियों ने प्लांट किया था। और इस बीच धमाके के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से जानकारी दी गई कि अब राम मंदिर परिसर 107 एकड़ की जगह में बनाया जाएगा। पहले ये जगह सिर्फ 70 एकड़ की थी। वहीं ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7,285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, और जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 107 एकड़ में किया जाएगा। जानकारी दे दें कि राम जन्मभूमि विवाद पर आए फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 70 एकड़ जमीन मिल गई थी, और जो पहले केंद्र सरकार के अधीन थी। लेकिन अब ट्रस्ट की ओर से आसपास की कुछ और जमीन खरीदी गई है, ताकि राम मंदिर परिसर को भव्य और विशाल रूप में बनाया जा सके। जानकारी आपको ये भी दे दें कि अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रख दी थी, और इसी के बाद से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इस बीच राम मंदिर का नक्शा भी पास हो गया है। जानकारी ये भी दे दें कि नींव को लेकर काम किया जा रहा था, और उसी हिसाब से डिजाइन में अपडेट भी किया जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ रहे हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि परिसर में पहले 70 एकड़ जमीन पर ये मंदिर बन रहा था, और अब 107 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए शानदार, राम भक्तों के लिए काफी उत्साह भरा दिन है, जो कि रामलला का जो मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा था
उसको 70 एकड़ में बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो मंदिर का परिसर है वो 107 एकड़ में बनाया जा रहा है, जो कि राम भक्तों के लिए काफी उत्साह भरा दिन माना जा रहा है। साधना जी जी। तो फिर अभी गौरव आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल राम मंदिर का काम कैसा चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनके मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नींव का काम चल रहा था, जो 60% पूरा कर लिया गया है। वहीं जो राम मंदिर के लिए चंदे का काम था 21 करोड़, अभी तक राम मंदिर में जो है दान भी लोगों का आ चुका है और 60% जो है नींव का काम पूरा हो चुका है। और नींव में पड़ने वाले कंक्रीट को मंगाने के लिए भी कवायद अब शुरू होने वाली है, जो कि राजस्थान और मिर्जापुर से पत्थर मंगाए जाएंगे। उसको लेकर पूरी तरीके से ट्रस्ट तैयारी करने में जुटा हुआ है। साथ और वहीं इस बीच गौरव ये जानकारी भी सामने आ रही है कि ये जो मंदिर का जो नक्शा है वो पास हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सरकार चाहे तो बड़े आराम से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 वहीं 5 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है और इससे उसके राजस्व पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहीं आईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वहीं गौरतलब है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही हैं और सबसे प्रमुख तो बात यह है कि इस कीमत में बड़ा हिस्सा टैक्स का ही रहता है। वहीं पेट्रोल में करीब 60% और डीजल में करीब 64% हिस्सा केंद्र और राज्य के टैक्साइज का है। और इस बीच उदाहरण के लिए दिल्ली वासी करीब 91 रुपए प्रति लीटर का जो पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें करीब 54 रुपए टैक्स का ही है। वहीं केंद्र सरकार पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादक शुल्क लगाती है, जबकि राज्य सरकारें वेट यानी कि बिक्री पर कर लगाती है। और चलिए अब इस तरफ से ये आवाज उठने लगी है तो सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाए। हाल ही में एक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया था कि सरकार इस पर भी विचार कर रही है और वहीं 15 मार्च के बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बुधवार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कर्तव्यों में शिथिलता बरतने का पर्यवेक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस बीच ये भी कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से जानबूझकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतता हुआ पाया गया तो चुनाव आयोग तेजी के साथ बिना रहम के कार्रवाई करेगा। वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। वहीं आसनसोल के पूर्व मेयर व पांडेश्वर से तृणमूल के विधायक जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन उनके समर्थक 3 पार्षदों ने भाजपा का दामन हाथ थाम लिया। और इस बीच जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो चुनाव में लगा रहेगा, अब चुनावी फफूंदी इधर से उधर भागते रहते हैं और स्वाभाविक है जो जहाज ज्यादा मजबूत होगा उस जहाज पे ज्यादा लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे। वही अभी महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने वाली रफ्तार में बढ़ रहे हैं और इस बीच 24 घंटे में 9,855 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42 लोगों ने राज्य में कोरोना से जान गंवा दी है। राज्य में कुछ दिनों से 8,000 मामले रोज आ रहे थे, लेकिन अब ये 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के अमरावती में संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय में 56 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है, तो वहीं 13 कर्मचारियों का परिवार भी चपेट में आया है। और इसके अलावा वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, जहां 21 छात्र पॉजिटिव मिले हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा है कि पहले तीसरी डोज को लेकर आशंका जताई जा रही थी, वहीं क्लियर हुए बिना मार्केट में आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। को डेवलप किया है और उसका 3rd फेज का ट्रायल वो भी कंप्लीट हो गया है और कंपनी ने घोषणा की है कि वो 80% कारगर है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो अब संदेह
किया जा रहा था कि थर्ड स्टेज का ट्रायल कंप्लीट हुए बिना ही वो मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब वो स्वतंत्र रूप से विधिवत नियमित रूप से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इमरजेंसी यूज़। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सिंध में इमरान खान की पार्टी के नेताओं में आपस में ही मारपीट हो गई। वहीं सिंध की विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तब तहरीक इंसाफ पार्टी के नेताओं ने जमकर लात घूंसे चले और माहौल इतना भयावह हो गया कि महिला नेताओं को वहां से भागना पड़ा। अब सिंध की विधानसभा में हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। और इस बीच ये जानकारी दे दें आपको कि सिंध विधानसभा में बीते दिनों सीनेट चुनावों को लेकर मतदान होना था और इस बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के 3 सदस्यों ने ऐलान किया कि वो अपनी मर्जी से मतदान करेंगे, यानी उन्होंने पार्टी के निर्देश से अलग जाकर वोट डालने की बात कही। बस फिर क्या था, इसी बात पर पार्टी के बाकी सदस्य खफा हो गए और विधानसभा के अंदर ही बहस शुरू हो गई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नौबत लात घूंसे चलने तक आ गई। और इस बीच हलचल का एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर सदन में मची हलचल के बीच पाकिस्तान की महिला विधायक भी भागती हुई नजर आई। तो वहीं पीपीपी नेता शर्मिला फारूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान किरोन पोलाई ने कमाल कर दिखाया है और इस बीच 33 साल के कैरेबियाई धुरंधर में एटिंगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया गया था। तो वहीं पोलार्ड ये उपलब्धि हासिल करने वाले T20 इंटरनेशनल के इतिहास में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और सबसे पहले ये कारनामा भारत के युवराज सिंह ने किया था। उन्होंने 2007 में T20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। और इस बीच इस भारतीय ऑलराउंडर ने ग्रुप मैच के दौरान स्टार्टअप ब्रांड के ओवर में 36 रन लूटे हैं। और वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान पोलार्ड ने अकीला धनंजय से एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं, जिन्होंने उसी पारी में हैट्रिक ली थी। और इस बीच दिलचस्प बात तो ये रही कि उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर इविन लुइस और क्रिस गेल और निकोलस पूरन को आउट किया था, लेकिन पोलार्ड ने उतरते ही अपना रंग जमाया है और पारी के 6ठे ओवर में 6 छक्के जड़ दिए हैं। शिवसेना अध्यक्ष महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम एक भी मैच नहीं हारेंगे क्योंकि स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। तो वहीं अब जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम था और मोटेरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नामकरण हुआ, जो गुजरात के यशस्वी पुत्र हैं। देश को उन पर अभिमान है, पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय राजनेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी ने क्या कुछ कहा है, इसे राजनीति से प्रेरित बयान के सिवाय कुछ भी माना नहीं जाना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अमृतसर से कल जत्था रवाना हो रहा है। जानकारी दे दें कि गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ट्रोलियों में इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने बताया कि पंखे, पानी और मच्छरों के लिए व्यवस्था की गई है। रवाना होगा दिल्ली की ओर। तो गर्मियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे अब सर्दी का मौसम तो निकल गया, गर्मी में दिल्ली में अधिक गर्मी है, तो उसके लिए जैसे हमने कहा तरपाल ऊपर सिर्फ छत के ऊपर डालिए बरसात के लिए, उसके नीचे जो है जाली सिस्टम लगाइए, हवा आती जाती रहे, मच्छर भी ना लड़े। तो बहुत सारे लोगों उनको पंखे का कहा, बेकदा ट्रॉली में पंखा लगा दें, गर्मी की व्यवस्था हो और उसमें इस तरह की व्यवस्था करें, कनेक्शन दे के AC या DC जो रिफिल लगा के जो मच्छर से बचाव कर सकते हैं, ऑटोमोस लेके। कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानियों के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाया करते हैं जिसको लेकर बवाल मच जाता है, और ऐसा ही एक बवाल जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय में पिछले हफ्ते की गई टिप्पणी से ये मचा हुआ है। और वहीं इस स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ अमेठी तहसील में अखिल भारतीय मौर्य महासभा और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। दरअसल कानपुर विद्यालय हैप्पीनेस सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान रामभद्राचार्य महाराज ने कहा था कि भारत 200 साल तक गुलाम रहा और भारतीय दर्शन को जितना कुचलना संभव था सबने उतना कुचला है, और इस बीच भारत के प्राण उसका आध्यात्म है
और भगवान बुद्ध ने उसी को नहीं माना। तो वहीं इस टिप्पणी के बाद मौर्य समाज और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। तो उनका कहना है कि रामभद्राचार्य ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य को अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए और उन पर इस तरह की टिप्पणी करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुक्तसर साहिब नगर परिषद चुनावों के बाद आगामी विधानसभा चुनावों के साथ कांग्रेस नेता विकास कार्यों के लिए श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मंगलवार को उस क्षेत्र में कांग्रेस नेता के हस्तक्षेप के कारण विकास कार्य शुरू नहीं हो सके और जहां वार्ड नंबर की पार्षद मंजीत कौर पाशा, पूर्व एमसी परमिंदर पाशा और पार्षद मंजीत कौर पाशा के पति जो इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने पूर्व विधायक करण कौर बराड़ पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया है और इसीलिए विकास कार्य रोक दिया गया, लेकिन वे सड़क पर काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्षद रखते हुए उन्होंने वार्ड नंबर की विभिन्न गलियों के लिए 19,80,000 रुपए का टेंडर पास किया था और इस अवसर पर पाशा ने कहा कि मतदाताओं ने उनके परिवार से विश्वास की पुष्टि की है और नगर परिषद चुनाव जीते हैं और जिसकी बदौलत से वे वार्ड के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करेंगे। बहुत बुरा हाल है। 4 साल हो गए, किसी ने पुछ नहीं की इतने, ना ही मुंह विखाया, ना ही किसी की सुनाई की। जैसे अज कि काम कराने लगे एमसी का पिछा किया, इन्होंने जिताया तो जिताया तो असी काम लेवांगे। साड़ी गली का काम मंजूर होया, सारा कुछ काम कंप्लीट है, तो दूजी पार्टी का रुकने का की मतलब है? दूजी पार्टी का मतलब जब साडा कोई काम कर दी आज तक तो उन्होंने फर्ज बनता सी, उन्होंनी सरकार सी, क्यों नहीं किया? जो जी पार्टी ने असी जिताया उस तो असी काम लेवांगे तो करावांगे। जब नहीं काम होया तो वो नाल है भुख हड़ताल से बैठांगे, कौंसल दफ्तर भी जावांगे, धरना भी। वहीं यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जेल रोड की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही एएसपी सिविल लाइंस मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ पहुंचे और इस दौरान करीब 25 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी मची रही। बता दें आपको कि जिला कारागार रोड में करीब 40 दुकानें हैं और फिलहाल आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर अमेठी के गोरीगंज में देर रात आग का कहर देखने को मिला है, जहां आग का कहर इतना भीषण था कि उसने बगल की दुकानों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। बताया जा रहा है कि विद्युत शॉर्ट सर्किट के चलते देर रात्रि लगभग 1 बजे के आसपास गोरीगंज शहर के वार्ड नंबर 17 में स्थित रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लगी। तो वहीं जानकारी दे दें कि आग लगने के चलते निकालने वाले धुएं जैसे ही रात्रि गश्त में घूम रहे अमेठी पुलिस के जवानों ने इस आग को देखा तो वहीं तत्काल फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। तो वहीं दुकानदार का पता चलने के बाद उसको भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी ये भी दे दें कि जब तक आग पूरी तरह से काबू में नहीं आई, दुकानदार अंदर रेखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। तो वहीं इस पर दुकान के साथ साथ बगल की दुकानों में भी काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं इसमें आंशिक रूप से आग का कहर देखने को मिल रहा है। सर रात को 1 बजे तार सर्किट से बताया जाता है कि तार सर्किट से आग लगी है। आपको इसकी सूचना कब हुई है? मुझे रात को 1:10 को सूचना हुई थी, जिसे थाने के दरोगा जी ने दिया था। तो कितने का नुकसान हुआ है लगभग? लगभग 1 लाखों के ऊपर नुकसान हुआ है। हमारा घरवाल ये जो घटना हुई है इसकी सूचना आपको कैसे हुई, कब हुई? अभी हमको सुबह में सूचना मिली कि आग लग गई है। नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल गोरीगंज सूचना पर मैं आया तो राज गारमेंट्स में आग लगी है। वहीं दूसरी ओर मैनपुरी में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज करहल में मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्य योजना का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के लगभग 300 छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। जानकारी दे दें, रतन कुमार वर्मा उप जिलाधिकारी करहल ने छात्राओं को मिशन शक्ति के लिए जागरूक करते हुए नारी सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में विनय यादव, लेखपाल करहल, मंजूषा लता यादव और प्रधानाचार्य सुजाता बीरेश आशुतोष गहरावार भी इस दौरान मौजूद रहे। ये प्रदेश सरकार की तरफ से मिशन शक्ति
जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस संबंध में आज यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज करहल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ की छात्राओं को और विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित करके और इनके अधिकारों के बारे में और इनके अंदर स्वावलंबन और स्वयं रक्षा की भावना जागृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं दूसरी ओर पंजाब के बठिंडा में आर्किटेक्ट रामपाल बेनीवाल ने ऐसा वाहन तैयार किया है जो फाइटर जेट जैसा दिखता है। उन्होंने इसे पंजाब राफेल का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि जब मैंने टीवी में राफेल देखा तो इसे बनाने का सोचा और इसे बनाने में 1.5 महीने लगे। और साथ ही जानकारी दे दें कि 2 से 3 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं और इसकी स्पीड 15 से 20 किलोमीटर की बताई जा रही है। का सीन आया टीवी पर, जो जब ये मोदी जी ने जो परचेज किए हैं अंबाला में उतरे, तो मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा और देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आया कि इनको राफेल को बड़ा अच्छे तरीके से बना सकते हैं, कैसे बनाएं। तो उसके मैंने बार बार अपने स्नैप देखे, स्नैप जी के बारे को देखकर उसमें अंदर मैंने झांका देखा फुलफिल। इनकी सीट्स मेरे को लगी कि ऊपर जो इनके कांच लगा है उसकी जगह कांच ना लगे तो सीट बाहर दिखेगा और जो इसमें बैठने वाला है वो दिखाई देगा। तो दिखाई देने के साथ ही मेरे मन में ये आया कि अगर हम इसको बनाते हैं तो क्यों ना इसको शादियों में यूज किया जाए। तो ऐसे करते करके माइंड में नक्शा बनता गया और मैंने इसका फुल अपने दिमाग में नक्शा बैठा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।